हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैसर ए हिंद के बारे में। अब हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके काफ़ी मतलब इस वर्ड को हम पढ़ेंगे तो इसे इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि क्या है। इस नाम का पहले एक अवार्ड भी होता था कॉलोनियल एरा के टाइम पे। फिर लगता है क्या किसी कंट्री का नाम दिया गया हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से है, कल्चर एस्पेक्ट से है, क्या है एग्जैक्टली ये। पर ये एक बटरफ्लाई का नाम है, ठीक है। तो ये टॉपिक किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ने इस बटरफ्लाई के नाम को एक अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट है, जो भी रिलेटेड डायमेंशन है, उन्हें डिटेल में कवर करूंगा, बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर। थोड़े से टाइम में मैं सारे डिस्कस करूंगा एंड इन अ कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट जो भी अब तक की डेवलपमेंट्स है पैरेलली और भी कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट्स बटरफ्लाई के कंटेक्स्ट में जो भी पास्ट में हुई है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें से एक चीज नोटिस करी होगी कि काफी सारी स्टेट्स ने बटरफ्लाई डिक्लेयर करी है अपनी स्टेट बटरफ्लाई। हिंदू न्यूज़पेपर में हमेशा आपको रिकमेंड करता रहता हूं कि हिंदू में एनवायरनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कवर करा जाता है, तो उसमें से टाइम टू टाइम ये कुछ ना कुछ स्टेट्स ने डिक्लेयर करी हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट्स ने अपनी एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी गई है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे एमसीक्यूज पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको ये लेक्चर शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच स्टेट हैज डिक्लेयर कैसर ए हिंद एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई, एंड द ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर करा है, ठीक है। बटरफ्लाई बड़ी कलरफुल सी है, प्यारी सी है, बहुत प्यारे प्यारे से कलर है, पर इसका जो प्रोमिनेंट कलर है वो कौन सा है? इसका ऐसा कौन सा कलर है जो वैसे भी डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो उसके डिफरेंट शेड्स दिखते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा कलर है आपका? हो गया येलो, हो गया ग्रीन, हो गया ब्राउन, हो गया ब्लू, हो गया। ऐसे कौन कौन से कलर हैं? ये सब कलर्स भी प्रेजेंट है, पर प्रोमिनेंट कलर कौन सा है, इसका सबसे डोमिनेंट कलर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका ग्रीन है, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये न्यूज में तो है पर इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? अ, इसका हो गया वल्नरेबल, हो गया थ्रेटेंड, हो गया नियर थ्रेटेंड, हो गया ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंट, हो गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, हो गया। तो क्या है इसका आईयूसीएन स्टेटस? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका नियर थ्रेटेंड है। तो ज्यादा इसका भी थ्रेट नहीं है, इसका रिस्क काफी लो है ओवरऑल, पर अरुणाचल प्रदेश की स्टेट में काफी ज्यादा इसका थ्रेट माना जाता है, ठीक है। फिर हम पूछते हैं इसका वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 है, तो उसमें का है शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है। तो कौन से शेड्यूल में इसको इंक्लूड करा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 में? सो करेक्ट आंसर है आप इसका शेड्यूल 2 है। ये भी आपका हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने एक अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी गई है, ठीक है। स्टेट एनिमल हो गया, स्टेट बटरफ्लाई हो गया, स्टेट बर्ड हो गया, इस तरीके से एक्वेटिक एनिमल हो गया। तो स्टेट बटरफ्लाईज भी काफी स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर करी हैं। तो सदर्न बर्ड विंग्स इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? अगर ऑप्शन दी जाए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो कौन सी स्टेट ने करा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कर्नाटका, क्योंकि तमिलनाडु की है तमिल योमन करके नाम से है, एंड केरला की जो है वो है मालाबर पीकॉक है। अगेन आपने गलत नहीं सुना, बिल्कुल सही सुना है, मालाबर पीकॉक है, क्योंकि उसके कलर जो हैं वो पीकॉक की जो बॉडी में मिले जाते हैं वैसे कलर्स हैं उसके नाम में है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये मैंने चेक करा था, इट्स नॉट अ पीकॉक, वो एक बटरफ्लाई है। तो वो आपकी केरला की होगी, और सदर्न बर्ड विंग्स है वो आपकी हो गई कर्नाटका की हो गई, ठीक है। ये भी हो गया आपका। एंड मैं आपसे अगर एक और पूछूं, इसी रिलेटेड आर्टिकल में एक और टॉपिक भी था, एक और भी न्यूज थी कि ये जो कैबिनेट, जब ये डिक्लेयर करा गया कैसर ए हिंद को, अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने एक स्पेशल जगह पे मीटिंग हेल्ड करी थी, और वो थी आपकी ईटानगर, जो उनकी कैपिटल है, वहां पे मीटिंग कंडक्ट नहीं करी थी, वो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट करी थी एक टाइगर रिजर्व में। वो कौन सा टाइगर रिजर्व था? पके टाइगर रिजर्व, या फिर जिसे कहते हैं पकुई टाइगर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है। दूसरा, इन्होंने पके टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन अडॉप्ट करा है, वो कौन से ईयर को टारगेट रखते हुए डिक्लेरेशन अडॉप्ट करा गया है? 2027, 2037, 2047, 2057। तो करेक्ट आंसर है 2047। एमसीक्यूज में आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये भी बहुत रेलिवेंट रहते हैं। सो 2047 इज द टारगेट ईयर फॉर द डिक्लेरेशन, एंड अगेन इट्स ब्रॉडली रिलेटेड, नॉट अगेन
The name of the declaration is Pakoi Tiger Reserve or Pakai Tiger Reserve 2000 declaration of 2047, and the full name goes by the name of For Climate Change and Sustainable Development. So it's not directly related to the conservation of tigers in the state in the wildlife sanctuary. It's overall related to the क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस कंटेक्स्ट में लिखा गया. तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इस कंटेक्स्ट में करा गया था. जो मीटिंग कंडक्ट करी थी उसी में वहाँ पे इन्होंने कैसर हिंद को अपनी स्टेट बटरफ्लाई भी डिक्लेयर कर दिया था और साथ में ये डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट करा गया है. एक और मेरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, थोड़ा इसमें डीप जाता हूँ. मैंने आपको बताया पके टाइगर रिजर्व जो है आपका, दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. नाउ इट इज एडजेसेंट टू विच अनदर टाइगर रिजर्व? ओके, दैट इज अनदर क्वेश्चन. एंड द ऑप्शंस कैन बी मल्टीपल, लाइक इट कैन बी आपका हो सकता है कि बक्सा हो गया, आपका काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, इस तरीके से हो गया. तो कौन सा है आपका? नामदफा हो गया. तो करेक्ट आंसर इज आपका नामेरी हो गया. लोग आपको लगेगा कि शायद नामदफा है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है तो इस वजह से है, बट इसके जो एडजेसेंट है पके टाइगर रिजर्व के जो एडजेसेंट एक दूसरा टाइगर रिजर्व है, दैट इज नामेरी. एंड दैट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इज इट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ? इज इट लोकेटेड इन आपका असम हो गया? तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर इज नामेरी इज लोकेटेड इन असम. तो ये आपके आप देख सकते हैं कि इस छोटे से टॉपिक से कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो इस बैकग्राउंड में हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर आपका कैसर हिंद. काफी सारे पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिया, अब एक स्ट्रक्चर वे में मैं आपको ये सारे पॉइंट समझा देता हूँ. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में. ये कलरफुल सी बटरफ्लाई है, तो इसका नाम है कैसर ए हिंद. ठीक है, ये आपकी बटरफ्लाई है, आप डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो प्रिडोमिनेंट कलर है जो मैंने आपको बताया था ग्रीन है. ये इसका इनफैक्ट इस ग्रीन कलर पे रिसर्च भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि इसको डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो डिफरेंट इसके शेड्स दिखते हैं. ओके, सो इट्स नॉट ओनली 50 शेड्स ऑफ ग्रे, इट्स ऑल्सो 50 शेड्स ऑफ ग्रीन कलर, तो वो भी इसमें मिलते हैं. तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है, इस वजह से मैं मेंशन कर रहा हूँ. मैंने आपको बताया था कि स्टेट कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव करा गया है, विच वॉज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू, जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं. कैसर हिंद के नाम से बड़ा उर्दू सा नाम लग रहा है, तो लगेगा कि शायद लद्दाख हो गया, आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर उसका एडजेसेंट लद्दाख हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश वगैरह हो गया. तो इस तरीके की कोई स्टेट हो सकती है, बट करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने. तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है काफी. तो मेन टारगेट यही है कि टूरिज्म बढ़ेगा, इसकी एक्सटेंशन मतलब अवेयरनेस जागेगी, यही है इसका. अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा भी हुआ है पास में. सो द साइंटिफिक नेम इज टेनोपैल्पस. आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, टेनोपैल्पस इंपीरियलिस. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड इट लिटरली मींस, कैसर ए हिंद मींस, हिंद का आपको हो गया इंडिया हो गया, कैसर हो गया आपका एम्परर हो गया, एंड एम्परर इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंपीरियल. तो even if you don't remember the full name, even if you don't remember the name itself, okay, when you see the word imperial, so you can relate to it that imperial is related to emperor. So that's how you can conclude that the one of the option is कैसर हिंद. आप इससे याद कर लीजिए. ये देखिए टेनोपैल्पस, ये याद करना नहीं रहेगा आपको, बहुत सारी चीजें याद करनी है, रट्टे मारने हैं आपको, समझनी भी है, सब कुछ करना है आपको, बट इंपीरियलिस याद करने में आसानी रहेगी आपको. तो ये याद रख लीजिएगा कि इंपीरियलिस है आपका, एंड दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ दैट मींस एम्परर, और कैसर, कैसर मींस एम्परर. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो एक तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम, तो मैंने आपको बता दिया, कॉमन नेम भी बता दिया. अब ये किस टाइप की बटरफ्लाई है? इट इज अ स्वॉलो टेल बटरफ्लाई. स्वॉलो टेल बटरफ्लाई ये एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्पीशीज होती है. सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट बटरफ्लाई. स्वॉलो टेल का मतलब ये होता है आपका, इन बटरफ्लाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनके जो विंग स्पैन होते हैं ये काफी प्रोट्रूडिंग होते हैं, ये काफी एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ से. तो ये होता है आपका स्वॉलो टेल बटरफ्लाई हो गया आपका. इट इज अ लार्ज बटरफ्लाई विद अ विंग स्पैन ऑफ 90 to 120 mm. It is a brightly colored butterfly, and the iridescent green scaling on the wings of this butterfly are the subject of much research. जो मैंने आपको बताया था, इसके बहुत सारे शेड्स है. iridescent green scaling, ये समझने में थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा कि डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है, नॉर्मल हम पढ़ते नहीं है. तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट एंगल से आप इस बटरफ्लाई के कलर देखेंगे तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन दिखेंगे आपको. ग्रीन में भी क्योंकि काफी सारे वेराइटीज होती हैं, तो इसका मतलब यही होता है इरिडेसेंट ग्रीन स्केलिंग. तो इस पर काफी रिसर्च का सब्जेक्ट भी है ये.
इसकी फ्लाइट के बारे में बात करें तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट फ्लाइट। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इट यूजुअली फ्लाइज एट द ट्री टॉप लेवल, बट वेन देर इज स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग सनलाइट इट डिसेंड्स टू सिट ऑन द लो वेजिटेशन। तो यानी कि इस बटरफ्लाई को स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग सनलाइट पसंद नहीं है। ठीक है, और उस टाइम पे वो नीचे आ जाती है, लो वेजिटेशन पे आके डिसेंड करती है और बैठ जाती है। बट जनरली जब ऐसा नहीं सिनेरियो होता कि सुबह की जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तब वो ट्री टॉप लेवल पे ही उड़ती रहती है, फ्लाइट करती रहती है। इसको हाइट पे फ्लाई करना रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, ऊंचाइयों पर रहना इससे अच्छा रहता है। एंड अप्रैल टू जुलाई इज द पीरियड व्हेन इट इज इन द फ्लाइट, ये ज़्यादा है इसका। अब इसके हम हैबिटेट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये इंडिया में तो मिलती है, साथ में और सारी कंट्रीज में भी मिलती है। आपका नेपाल से लेकर हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड सदर्न चाइना हो गया। तो इस एरिया में आप ये देख सकते हैं कि नेपाल से इसकी बेल्ट एक्सटेंड होती है और करते करते आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, और वहां से मतलब भूटान भी हो गया, साथ में सदर्न चाइना पार्ट हो गया, नॉट द होल चाइना, सदर्न चाइना, एंड म्यांमार से होते होते लाओस, वियतनाम में वहां तक जाती है। तो ये इसका एक तरीके से आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, नेपाल, ये सब आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और इंडिया में कौन सी स्टेट्स में मिली जाती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको सीक्वेंस में याद करेंगे तो आसानी रहेगी। सिक्किम हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय मणिपुर हो गया, और अरुणाचल प्रदेश तो हो ही गया। इसको याद करने में तो आसानी रहेगी आपका। तो नागालैंड वगैरह में इसको नहीं माना जाता। ये WWF इंडिया की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग भी लिखा गया है, और भी कुछ सोर्सेस पढ़े थे तो उसके अकॉर्डिंग ये 6 स्टेट्स जो है आपकी ईस्टर्न हिमालयाज में यहाँ पे मिला जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कंट्रीज ऑल्सो ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना एंड आपका ये नेपाल हो गया। एंड इन दीज एरियाज जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज में जो ये स्टेट्स है, इसमें ये मीडियम टू हायर एलिवेशन फ्रॉम 6,000 to 10,000 फीट इन वेल वुडेड टेरेन वहां पे मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी फ्लाइट के बारे में बताया था कि ये ट्री टॉप लेवल पे फ्लाई करती है। तो इसमें इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने आपको बताया है, वो मैंने आपको यही बताया कि ये हाइट पे तो ट्रेवल करती है इन वेल वुडेड टेरेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। और कौन सी इसकी हाइट होती है, 6,000 to 10,000 फीट। और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। ये इसका हैबिटेट है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। हैबिटेट हो गया किस टाइप का रीजन ये प्रेफर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कौन सी कंट्रीज में ये और फिर कौन सी स्टेट्स में मिली जाती है। अब हम इसका कंजर्वेशन स्टेटस पढ़ लेते हैं। अब अगर हम इसकी IUCN रेड लिस्ट के बारे में बात देखें तो ये है इसमें नियर थ्रेटेन, यानी कि लो रिस्क है। ऐसा नहीं है कि यानी कि कुछ ज्यादा ही इसको थ्रेट है, ये लो रिस्क में आता है, यानी कि नियर थ्रेटेंड हो गया। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया, साइट्स जो कन्वेंशन हो गई जो काफी न्यूज में आती रहती है, उसके अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, ये इंडिया का है, तो उसमें शेड्यूल 2 में है। तो किसी में भी हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि इंस्पाइट ऑफ डेजिग्नेटिंग इट, और इसको थ्रेट है ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को बटरफ्लाई पकड़ने में बड़ा मजा आता है, थैंक्स टू बॉलीवुड के रोमांटिक गाने होते हैं, उसमें हीरो हीरोइन बटरफ्लाई को पकड़ ले होते हैं साथ में अपने आप। तो ये इस सीन में ये आप देखा जाए तो मतलब वो इस चक्कर में काफी लोगों को होता है कि बटरफ्लाई को कैप्चर करना है, ये एक मेजर थ्रेट रहता है। साथ में जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन होती है, ठीक है, तो उस चक्कर में भी ट्रीज को काटा जाता है। तो वेल वुडेड जो टेरेन है आपका जो मैंने बताया था वो इसलिए थ्रेट में रहता है। तो इसी चक्कर में थोड़ा बहुत थ्रेट है, बट अगेन नॉट अ मेजर थ्रेट, ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हाँ लेकिन थोड़ा ज्यादा थ्रेट है, वहां पे स्पीशीज ऑलरेडी कम है, तो इस वजह से वहां पे थ्रेट है, इसी वजह से उन्होंने डिजिग्नेट करा आउट ऑफ दीज 6 स्टेट्स। तो ये हो गया आपका कैसर ए हिंद बटरफ्लाई के बारे में। अब रिलेटेड एस्पेक्ट है बटरफ्लाईज के बारे में, मैं सोचा वो भी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ये नहीं हो ना कि आप कहीं और कोई दूसरा लेक्चर देखे, इसी लेक्चर से आप पढ़ लेते हैं। बटरफ्लाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हो सकता है अगले साल के प्रीलिम्स में पूछ ले। तो कौन कौन सी स्टेट ने स्टेट बटरफ्लाईज डेजिग्नेट करी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने तो डिसाइड करा है अभी कि वो करेंगी, तो अभी ऑफिशियली भी थोड़े दिन में हो जाएगा। तो इनसे पहले जो 5 स्टेट्स है किस किसने करा हुआ है, महाराष्ट्र में होगी ब्लू मॉर्मोन, ये आपका हो गया, ये ब्लू मॉर्मोन हो गया आपका। फिर उत्तराखंड ने कर दिया कॉमन पीकॉक, कर्नाटका में हो गया सदर्न बर्ड विंग्स हो गया, केरला में होगा मालाबर बैंडेड पीकॉक, और तमिलनाडु में हो गया तमिल ह्यूमन।
अब तमिल ह्यूमन, इसमें अगर आपको बटरफ्लाई के कंटेक्स्ट में पूछा तो स्टेट तो आसानी से याद रहेगी, बस ह्यूमन ध्यान रखना है कि ह्यूमन एक बटरफ्लाई है आपकी, आसानी से ध्यान रखने में रहेगा, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। क्योंकि हो सकता है कि वो मैच द फॉलोइंग पूछ ले, स्टेट पूछ ले और आपके वहां पे बटरफ्लाई स्पीशी के नाम दे दे, तो ये तो आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। अगर इन केस वहां पे आ गया कि ये कौन सी बटरफ्लाई कौन सी स्टेट की बटरफ्लाई डेजिग्नेटेड है, ऑफिशियल है। मालाबार मैंडेट हो गया, ये भी मालाबार से भी आप डेजिग्नेट कर लेंगे क्योंकि केरला को मालाबार एरिया में आ जाता है, तो वो भी आपका आ जाएगा। अब तमिलनाडु हो गया, केरला निकल गया। अब बची आपकी कौन सी सदर्न स्टेट्स हो गई। अगर हम सदर्न बर्ड विंग्स के बारे में आप करें, अगर आपको ये पता तमिल ह्यूमन हो गई तो वो तमिलनाडु की हो गई। अब एक स्टेट की दो स्टेट बटरफ्लाई तो होंगी नहीं, दूसरी कौन सी होगी, केरला की होगी, मालाबार होगी, वो भी आप निकाल लेंगे। अब बच गई कौन सी सदर्न स्टेट्स आपकी बच गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका हो गया। तो सदर्न बर्ड विंग्स हो गए, उसमें से आप कर्नाटका पे कर लो। आंध्र प्रदेश भी वैसे उसमें भी कुछ वो ट्राई कर रही है अपनी डिजिग्नेट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी अभी तक तो ऑफिशियली डिजिग्नेट नहीं करा, अगर होगा तो आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन। फिर बच गए दो, ब्लू मॉर्मन और कॉमन पीकॉक हो गया। तो ये बस आपको ध्यान रखने हैं कि ब्लू मॉर्मन आपका महाराष्ट्र हो गया और कॉमन पीकॉक हो गया उत्तराखंड आ गया। आप इसमें से एक और भी चीज देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को और उत्तराखंड को छोड़िए, बाकी सारे मेनली साउथ की स्टेट्स में है। ठीक है, महाराष्ट्र भी आपका हो गया, वेस्ट साउथ में आ रहा है आपका, मतलब एक तरीके से वहां से ट्रांजिशन में आ ही जाता है। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका आ गया, कर्नाटका के नीचे केरला आ गया, केरला के साथ आपका हो गया तमिलनाडु हो गया। तो ये हो गई। फिर आपको स्टेट्स में ध्यान रखने के लिए ये है कि हिली स्टेट में आपका हो गया बटरफ्लाइज मिलती हैं, तो उत्तराखंड हो गया और फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये आपके जो हिल एरियाज हो गए, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो गई और वहां पे आपका ये हो गए हिमालयाज हो गए, तो वहां पे आपकी बटरफ्लाइज मिल रही हैं। तो ये इसका हाई एलिवेशन जो बटरफ्लाइज का रहता है वो इस कंटेक्स में भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये 6 स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑफिशियली डिजिग्नेट करेगी। अरुणाचल प्रदेश अब 6ठी स्टेट बनने वाली है, 6 स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं पके डिक्लेरेशन के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था उस आर्टिकल में ही, ये जो आर्टिकल है इसमें, ये जो हिंदू में आर्टिकल आया था, तो इसी में यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ था कि इन्होंने यहीं पे पके डिक्लेरेशन के बारे में भी, ये रहा, ये आपका पके डिक्लेरेशन है आपका, इसके बारे में भी है, पके टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन। अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या डिक्लेरेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार अरुणाचल प्रदेश की स्टेट कैबिनेट ने उनकी जो कैपिटल है ईटानगर, वहां से बाहर कहीं और पे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट करी थी, एंड दैट वाज हेल्ड एट पके टाइगर रिजर्व। और उसमें वहां पे उन्होंने डिक्लेरेशन अडॉप्ट करता पके टाइगर रिजर्व 2047। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अब 2047 इसलिए करा होगा, शायद 1947 के बाद, मतलब 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, इस कंटेक्स्ट में करा होगा। सो डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश। तो हो सकता है कि इसके सब पार्ट डिक्लेरेशन में टाइगर रिजर्व के कंटेक्स्ट में कुछ हो, बट ये ओवरऑल आपका अरुणाचल प्रदेश को शो करना है कि वो क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाएगा, कार्बन एमिशन कम करेगा। तो इसका क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में है, बायोडायवर्सिटी के कंटेक्स्ट में ज्यादा कोई डिक्लेरेशन नहीं है। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, 2047 पके आपका रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा इसका टारगेट क्या है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लो कार्बन एमिशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टाइगर्स के कंटेक्स्ट में ऐसा कोई डिक्लेरेशन स्पेसिफिक नहीं है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पके टाइगर रिजर्व 2047 का डिक्लेरेशन। अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ब्लर सा मैप है, यही मैप मिल रहा था। तो एक बार टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ये आपका एपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका हो गया आसाम हो गया, तो ये आपका यहाँ पे आ गया पके टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये वाला हो गया। और मैंने आपको बताया था पके टाइगर रिजर्व के एडजेसेंट में एक और टाइगर रिजर्व है, वो आपका हो गया नामेरी हो गया, वो असम में हो गया। और दूसरा एक और आपका टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वो है आपका नामदफा, नामदफा। तो ये आपका एक लगा लीजिए ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व हो गया। काजीरंगा आपको पता ही है असम में रहता ही है, मानस भी आपका हो गया, और फिर आपका हो गया बक्सा, आई थिंक दैट इज इन वेस्ट बंगाल, आई थिंक सो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पक्के और नामेरी और नामदफा दूसरा हो गया। अब इस कंटेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं पके टाइगर रिजर्व के बारे में। इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, सारे जो टाइगर रिजर्व है आपको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डेजिग्नेट करे जाते हैं। तो पके टाइगर रिजर्व और पकुई
तो ये एक ही टाइगर रिजर्व के दो नाम है, ठीक है, राम प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, ये दोनों ही है। तो ये इन्होंने गोलमाल करा हुआ है यहाँ पे। अब ये लोकेटेड कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है, पके केसांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लोकेटेड है। एंड इट फॉल्स इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी आपका हो गया। अब हम इसके थोड़ी नेबरिंग एरियाज, इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं। टुवर्ड्स द साउथ एंड साउथ ईस्ट द सेंचुरी एडजॉइंस नामेरी नेशनल पार्क ऑफ असम। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा है नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, उसके एडजेसेंट है। नामेरी नेशनल पार्क इज एडजेसेंट टू द पके टाइगर रिजर्व, वो काफी न्यूज में आता रहता है, इस वजह से बता रहा हूँ। और ये आसाम में लोकेटेड है नामेरी आपका। और अगर रिवर्स के कंटेक्स्ट में बात करें पके टाइगर रिजर्व के, सो टू द ईस्ट लाइज द पके रिवर। जो टाइगर रिजर्व है वो एक रिवर से अपना नेम डिराइव करता है। एंड टू द वेस्ट द पार्क इज बाउंडेड बाय द भरेली और कमिंग रिवर। तो भरेली या फिर कमिंग, कमिंग KAMENG, तो ये दो रिवर्स हैं, इसको बाउंड करती। ईस्ट में आपका पके रिवर आ जाता है, वेस्ट में आपका आता है भरेली, जिसे हम कमिंग रिवर भी कहते हैं, KAMENG। तो फ्रेंड्स ये, और ये मैप हो गया, ये आप बाद में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर था आपका कैसर ए हिंद स्टेट बटरफ्लाई के कंटेक्स्ट में, और साथ में मैंने आपको पके टाइगर रिजर्व और पके टाइगर रिजर्व 2047 का डिक्लेरेशन बता दिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए AQ बायस के चैनल पे। हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें वाया ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू या फिर इस टेलीफोन से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस साइनिंग ऑफ। बाय, थैंक यू।